कैसे बर्फ के टुकड़े पहुंचाकर अरबपति बना जा सकता है। यही सवाल इस 15 साल के लड़के के दिमाग में इस वक्त चल रहा है। लेकिन तभी एक तेज कार का हॉर्न उसकी कल्पना को अचानक तोड़ देता है। उसने देखा कि सामने वाला लड़का भी उसकी ही उम्र का है, लेकिन वह लग्जरी कार चला रहा है और उसके साथ एक खूबसूरत लड़की भी बैठी है। वह हॉर्न बजाते हुए उसे जल्दी हटने को कह रहा है और अपनी साथी के साथ मिलकर उसका मजाक भी उड़ा रहा है। हालांकि उसका मन बहुत खिन्न था, लेकिन गरीब परिवार से आने वाला रेड मजबूरी में चुपचाप अपने आप को और जमीन पर गिरे बर्फ के टुकड़ों को हटाकर उस अमीर लड़के को रास्ता देने लगा। लेकिन जब वह गुस्से में था, तभी पास की झाड़ियों में पड़ी एक अखबार ने उसका ध्यान खींचा। उस पर लिखा था, खुद की मेहनत से अरबपति बने एंड्रयू कार्नेगी की शानदार कहानी। 12 साल की उम्र में ही उसने लोगों को टेलीग्राम पहुंचाने का काम शुरू कर दिया था। भले ही उसने कभी औपचारिक शिक्षा नहीं ली, लेकिन वह अपने खाली समय का इस्तेमाल करके लगातार खुद को ज्ञान से भरता रहा और साथ ही व्यापार के मौके भी तलाशता रहा। आखिरकार वह एक बहुत बड़ा अमीर बन गया। रेड ने यह पढ़ने के बाद आत्मविश्वास से भर गया। आखिर दोनों की परिस्थितियां बहुत मिलती जुलती थीं। जब वह व्यक्ति अरबपति बन सकता है तो वह भी जरूर कर सकता है। लेकिन जब वह अपने जर्जर घर लौटा और अपनी बड़ी महत्वाकांक्षाएं पिता को बताईं, तो उन्होंने तुरंत उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्होंने कहा, तुम कभी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि हमारी पीढ़ियां हमेशा निचले तबके में रही हैं। बेकार सपने देखने से अच्छा है कि तुम अपनी मौजूदा जिंदगी को अच्छे से जियो। पर जब उसने देखा कि छोटे भाई बहन सिर्फ बचा खुचा खाना खा रहे हैं और बीमार माँ के पास दवा के पैसे नहीं हैं, तो रुइडे ने तय किया कि वह सब कुछ दांव पर लगाकर बाहर जाकर पैसे कमाने के मौके तलाशेगा। उसने सोचा कि अगर वह सफल नहीं भी हुआ तो भी घर में एक मुंह कम होने से बचा हुआ खाना माँ की दवा के लिए काम आ सकेगा। इसी तरह एक पत्र छोड़ने के बाद वह अकेले ही अपने सपनों की तलाश में निकल पड़ा। लेकिन क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, वह केवल तभी मालगाड़ी पर चुपके से चढ़ सका जब टिकट चेक कर ध्यान नहीं दे रहा था और उसने एक अनुभवी अश्वेत अंकल के साथ मिलकर यह किया। जब वह थकान के कारण सो गया और फिर तेज रोशनी से जागा, तब तक वह लुइसियाना से टेक्सास पहुंच चुका था। लेकिन जैसे ही वह ट्रेन से कूदा, उसके साथ चल रहे अश्वेत अंकल कहीं नजर नहीं आए। अजनबी जगह में वह केवल स्थानीय भीड़ में घुल मिल गया और फिर भीड़ के साथ छोटे शहर तक पहुंच गया। ठीक उसी समय शहर के एक किसान को 6 मजबूत आदमियों की जरूरत थी ताकि वे गायों का शेड बना सकें, तो रेड आगे बढ़कर खुद को पेश कर देता है। असल में छोटा कद होने के कारण वयस्कों की भीड़ में उसे चुना नहीं जाता था, पर वह अपनी कमजोरी जानता था। उसने बगल में खड़े एक मोटे आदमी को उठाकर अपनी ताकत साबित की। किसान को ऐसे उत्साही लोग पसंद थे, इसलिए उसने नियम तोड़कर उसे काम पर रख लिया। लेकिन गायों का शेड बनाने के लिए तकनीक भी चाहिए थी। अनुभव की कमी से उसके गाढ़े खंभे इतने ढीले थे कि हल्का सा धक्का देने पर ही गिर जाते थे। साथ ही मजाक उड़ाने लगे, पर वह जिद्दी था, हार नहीं मानी। उसे यकीन था कि मुर्गा जल्दी उठे तो दाना पहले चुगता है। इसलिए जब बाकी लोग आराम कर रहे थे, वह तब भी तेज धूप में लगातार काम करता रहा। आखिरकार मेहनत करने वालों की किस्मत भी साथ देती है। उसके गाड़े गए खंभों को मान्यता मिल गई और जो साथी पहले उसका मजाक उड़ाते थे, उनमें से गस नाम का साथी भी उसकी तारीफ करने लगा और उसे प्यास बुझाने के लिए पानी लाकर दिया। चूंकि दोनों हमउम्र थे, इसलिए उनकी दोस्ती जल्दी गहरी हो गई। असल में गस भी कभी एक अमीर परिवार का बेटा था, लेकिन 2 साल पहले आर्थिक मंदी के कारण बैंक ने उनके परिवार की जमीन जब्त कर ली थी। अब उसका सपना पुश्तैनी काम संभालने और पैसे कमाकर बैंक खरीदने का है। रेड को लगा उसे हमख्याल मिल गया, पर रात में उसे औरों संग ताश खेलते देख एहसास हुआ कि लोग सिर्फ किस्मत की बातें करते हैं। असल में वास्तव में वे कभी भी मेहनत करने को तैयार नहीं होते, जिसके कारण 40-50 साल की उम्र में भी उन्हें दिन भर में कुछ ही रुपए की मामूली तनख्वाह पर गुजारा करना पड़ता है। और वह बिल्कुल नहीं चाहता कि उसका बुढ़ापा इतना दयनीय हो। साथ ही वह यह भी अच्छी तरह जानता है कि संगत का असर पड़ता है। जैसे संघ में रहोगे वैसे ही बन जाओगे। इसीलिए उसने तुरंत ही फार्म के मालिक से संपर्क किया और पूछा कि वह कैसे सफल हो सकता है। फार्म के मालिक ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के उसे बताया कि सफलता के कई कारण होते हैं, लेकिन मेरा अनुभव है कि कभी भी अनुयायी मत बनो, हमेशा अगुवाई करने वाले बनो। रेड ने यह सुनते ही तुरंत सोचा, अगर मैं तुम्हारे दिए हुए काम को एक दिन पहले ही पूरा कर दूं और तुम्हारा थोड़ा समय बचा दूं, तो क्या तुम मुझे कुछ ज्यादा मजदूरी दोगे? फार्म के मालिक को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसे नहीं लगता था कि रेड यह कर पाएगा। आखिरकार उसने जो समय सीमा दी थी वह अब तक की सबसे कम थी। लेकिन रेड पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ था, क्योंकि वह न केवल तड़के 3 बजे ही अकेले काम शुरू कर देता था, बल्कि जब उसके सभी साथी जाग जाते तो वह व्यवस्थित ढंग से उन्हें काम भी सौंप देता था, जिससे काम की उत्पादकता एकदम दोगुनी हो गई। स्पष्ट है, रेड में अब नेतृत्व की शुरुआती क्षमता आ चुकी थी। फार्म के मालिक इस बात से बेहद प्रसन्न था। उसने न केवल वादे के अनुसार रेड को अतिरिक्त वेतन दिया, बल्कि उसे अपने यहाँ काम करने का प्रस्ताव भी दिया। अगर 1 महीने बाद भी तुम शहर में रुके हो तो दोबारा यहाँ आकर देखना, शायद मेरे पास तुम्हारे लिए कोई नया काम हो। लेकिन किसी को पता नहीं था कि दूसरों के लिए काम करना रेड की केवल अस्थायी समझौता और प्रारंभिक पूंजी जमा करने की प्रक्रिया थी। वह हमेशा किसी के अधीन नहीं रह सकता था।
इसलिए जब रेड ने फार्म मालिक की बात सुनी तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराया और फिर मुड़कर डाकघर चला गया, जहां वह अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा घर भेजने की तैयारी करने लगा ताकि अपनी माँ का इलाज करवा सके। जैसे ही उसने चिट्ठी भेजी और आगे क्या करना है इस बारे में सोच रहा था, तभी एक सुनहरी कमरबंद पहने आदमी ने अचानक उसका ध्यान आकर्षित किया। आखिरकार जो लोग सुनहरी कमरबंद पहनते हैं वे या तो बहुत अमीर होते हैं या बहुत प्रभावशाली। इसलिए अमीरों से सीखने की इच्छा रखते हुए लेकिन खुद को ज्यादा उतावला न दिखाते हुए उसने पहले अपनी आंखों में प्रशंसा का भाव दिखाया। जब सामने वाले ने यह देखा और खुद ही अपनी दौलत का दिखावा करने लगा तो उसने हल्की सी ईर्ष्या के साथ कहा, आपकी तरह अमीर बनने के लिए मैं कैलिफोर्निया जाने की सोच रहा हूँ। यहाँ जहाँ तक नजर जाती है सिर्फ खेत ही खेत है, यहाँ दौलत कमाने का कोई मौका ही नहीं है। वाकई। सामने वाले ने यह सुनते ही तुरंत विरोध किया, टेक्सास में इतनी दौलत है कि तुम सोच भी नहीं सकते, बस तुमने गहराई से देखा नहीं है। एक पल में ही रेड ने बात का मतलब समझ लिया। जो गहराई से नहीं देखना कहा गया उसका मतलब था कि उसने खेतों के नीचे छुपे हुए भरपूर तेल को नहीं देखा। हालांकि जब वह सोच ही रहा था कि तेल कैसे निकाला जाए तभी एक खास लड़की उसकी नजरों के सामने आ गई। उसने न सिर्फ उसे कुछ समय के लिए अरबपति बनने का सपना भुला दिया बल्कि वह इतनी शर्मीला हो गया कि उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो गया और वह एक भी पूरी बात नहीं कह पाया। अच्छी बात यह थी कि लड़की को उसकी मासूम और खूबसूरत शक्ल पसंद आ गई। पहली बार मिलने के बावजूद उसने बड़े उत्साह के साथ उसे अगले दिन यंग बॉल में आमंत्रित किया और वह भी वादे के मुताबिक वहां पहुंच गया। बस जैसे ही वह हन्ना के पास पहुंचा सामने वाले को एक और लड़के ने जबरदस्ती डांस फ्लोर पर खींच लिया। सौभाग्य से डांस पार्टनर बदलने के दौरान हन्ना की एक दोस्त ने रेड और हन्ना के लिए आमने सामने डांस करने और बातचीत करने का मौका दिला दिया, जिससे दोनों को एक दूसरे को और ज्यादा और गहराई से जानने का अवसर मिला। असल में हन्ना एक अमीर घराने की लड़की है और फिलहाल एक प्रतिष्ठित स्कूल में हाई स्कूल की पढ़ाई कर रही है। हालांकि हन्ना को रेड वाकई में पसंद है, लेकिन वह ये भी जानती है कि उसके परिवार वाले कभी भी उसे एक स्कूल छोड़ चुके आवारा लड़के के साथ रिश्ते की इजाजत नहीं देंगे। इसीलिए जब अगले दिन रेड बिना बुलाए उसके स्कूल आ गया तो हन्ना बहुत हैरान और असहज महसूस कर रही थी। ये उम्मीद नहीं थी कि जब रेड को उसकी चिंता के बारे में पता चला तो उसने न तो हीन भावना दिखाई बल्कि बहुत आत्मविश्वास के साथ कहा कि पढ़ाई का अंतिम उद्देश्य, आखिरकार इसका अंतिम उद्देश्य भी तो पैसे कमाना ही है ना? चाहे मैं स्कूल की पढ़ाई ना भी करूं, फिर भी मैं भविष्य में जरूर एक ऐसा अरबपति बनूंगा जिसे सब लोग ईर्ष्या की नजर से देखेंगे। यह कहते हुए उसने अपनी डायरी में जाई हुई एंड्रयू कार्नेगी के बारे में एक रिपोर्ट भी निकाल ली। शायद बहुत से लोगों के लिए ये बातें सुनकर वे नाक भौं सिकोड़ेंगे, लेकिन अन्ना को रेड का नजरिया बहुत पसंद आया और उसे यह भी आभास हुआ कि अगर रेड औपचारिक शिक्षा ले ले तो वह निश्चित रूप से अपना सपना पूरा कर सकता है। इसीलिए वह खुद रेड को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल के पास गई और उनसे दया दिखाने की गुजारिश की कि रेड को स्कूल में पढ़ने दिया जाए। गहरी सोच विचार के बाद प्रिंसिपल ने उसकी यह बात मान ली, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि रेड ने यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया। खासकर जब उसे पता चला कि प्रिंसिपल की सालाना तनख्वाह भी केवल डॉलर में है तो वह दिल से बोल उठा, अगर स्कूल की पढ़ाई करने वालों के लिए आपकी सैलरी ही सबसे ऊंची सीमा है तो मेरे लिए स्कूल जाना निस्संदेह समय की बर्बादी है, क्योंकि इतनी रकम से मेरा गुजारा नहीं होगा। मुझे इससे कहीं ज्यादा चाहिए। और वह केवल अंधविश्वासी आत्मविश्वास से भरा नहीं था, सिर्फ स्व अध्ययन के जरिए वह बिना कागज कलम के बहुत जल्दी ही मन में 5 अंकों और 2 अंकों की संख्या का गुणा कर सकता था। साथ ही वह बहुत अच्छा पर्यवेक्षक भी था और अपने संचित वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर तुरंत यह पहचान सकता था कि प्रिंसिपल के हाथों पर हुआ एक्जिमा असल में वाइपिंग फिकस बेंजामिना से एलर्जी के कारण हुआ है। हालांकि हन्ना की मेहनत बेकार न जाए इसके लिए अंततः उसने समझौता कर ही लिया। इसके बाद दोनों साथ में स्कूल जाते और स्कूल के बाद साथ में सड़कों पर घूमते हुए डेट करते। रेड को हन्ना के घर मेहमान बनने का सौभाग्य मिला। हालांकि वहां उसका व्यवहार बहुत शिष्ट नहीं था, फिर भी हन्ना के माता पिता अपनी बेटी की पसंद पर भरोसा करने को तैयार थे। रेड ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक कपल रिंग खरीदी, लेकिन जैसे ही उनका रिश्ता गहरा होने लगा जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया और अमेरिका को मजबूरन द्वितीय विश्व युद्ध में आधिकारिक रूप से शामिल होना पड़ा। कहते हैं देश के उत्थान पतन में हर नागरिक का हाथ होता है। खबर मिलते ही रेड सेना में भर्ती हो गया। वह देश सेवा और खुद को आत्मनिर्भर साबित करना चाहता था। हन्ना ने कड़ा विरोध किया क्योंकि रेड मात्र 15 साल का था और युद्ध क्षेत्र में जाना जानलेवा हो सकता था। वह नहीं चाहती थी कि उसका प्यार खतरा मोल ले। इसी वजह से उसने रेड से जमकर झगड़ा भी किया, यहाँ तक कि बात ब्रेकअप तक पहुंच गई। लेकिन भावनाएं कोई ऐसी चीज नहीं है जिन्हें चाहें तो तुरंत भुला दें, और वैसे भी वह रेड से हद से ज्यादा प्यार करती थी। इसलिए आखिरकार उसने रेड के फैसले को स्वीकार कर लिया और वादा किया कि वह उसके सुरक्षित लौटने का इंतजार करेगी। इसी तरह 1943 में रेड मुख्य सेना के साथ इटली पहुंच गया। भारी गोलाबारी और खतरों के बावजूद उसने बिना डरे खतरनाक क्षेत्र में संदेश पहुंचाने का साहस दिखाया, जिससे उसके पेट में गोली लग गई। अच्छी बात यह रही कि जब उसकी जान पर बन आई थी तभी उसकी मुलाकात अपने पुराने साथी गस से हुई, जो उसके साथ मजदूरी करता था और अब उसी की तरह फौज में भर्ती हुआ था। इसी वजह से उसकी जान बच गई। पल भर में समय 1955 तक आ गया। इस समय जवान और ताकतवर रेड न सिर्फ हन्ना से शादी कर चुका था और उसके 3 बच्चे थे, बल्कि वह अपनी इच्छा के अनुसार तेल की खोज और खुदाई के काम में भी लगा हुआ था। लेकिन अफसोस कि उसे कभी सफलता नहीं मिली। उसके कर्मचारियों ने उसे काम छोड़ने की सलाह दी और कुछ तो निराशा में इस्तीफा देने लगे।
इतना ही नहीं, क्योंकि वह हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था, उसे परिवार की बिल्कुल भी फिक्र करने का समय नहीं मिलता था। हन्ना को छोटे बच्चे को गोद में लिए हुए ही दिन में 3 वक्त का खाना बनाना पड़ता था। हालांकि उसने कभी कोई शिकायत नहीं की, लेकिन बच्चों की परवरिश में पिता की मौजूदगी हमेशा जरूरी होती है। इसलिए उसने गंभीरता से रेड से कहा कि जब अब काम में कोई प्रगति न होने पर क्यों न बच्चों को समय दें, उन्हें पिता का प्यार चाहिए। गिल्ट में रेड आंगन आया और बेटे संग रग्बी खेलने लगा, पर माहिर न होने पर बेटे ने कहा, आपसे बेहतर विशेषज्ञ बुलाएं। और बेटे की यही बात रेड के लिए आंखें खोलने वाली साबित हुई। पेशेवर काम पेशेवर लोगों को ही सौंपना चाहिए, वरना चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए अचानक समझ आने के बाद रेड ने तुरंत एक पेट्रोलियम खोज विशेषज्ञ को बुला लिया। शुरुआत में चश्मा लगाए मजाकिया शख्स को देख रेड को लगा वह फिर धोखा खा गया, पर इस बार उसे सफलता मिल गई। खुश होकर रेड ने यह खबर हन्ना और बच्चों को सुनाई। फिर गस के पास जाकर अपनी उपलब्धि का दिखावा किया। उनकी गहरी दोस्ती के बावजूद वे हमेशा एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में रहते थे। पहले गस थोड़ी बढ़त में था, उसने जल्दी ही तेल निकालना शुरू कर दिया, लेकिन अब रेड की बड़ी जीत होने वाली थी। ठीक उसी समय जब वह पूरे जोश में अगली ड्रिलिंग की तैयारी कर रहा था, उसे जहाज का टिकट थमा दिया गया। असल में इस जमीन के खनिज अधिकारों को लेकर विवाद था। इससे हिस्सा पाने के लिए पिछले जमीन मालिक ने रेड पर मुकदमा कर दिया। अचानक हमले से परेशान रेड ने विज्ञापन से एक वकील चुना और कोर्ट जाने तक दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी। सामने वाला वकील जवान और अफ्रीकी अमेरिकी था, लेकिन भरोसेमंद निकला। उसने खुद जहाज टिकट की जांच कर स्थिति समझी और अपनी योग्यता से वादी पक्ष की कमजोरियां पकड़ ली। टेक्सास के कानून के अनुसार खनिज अधिकारों पर विवाद की अधिकतम अवधि 2 साल होती है और रेड ने 2 साल और 2 महीने बाद भूमि और खनिज अधिकारों को अदला बदली समझौते के जरिए खरीदा था। यानी विवाद की अवधि ठीक ठाक समाप्त हो चुकी थी। यह सुनकर सामने वाले वकील के होश उड़ गए और फिर वह जज के कोर्ट शुरू करने से पहले ही चुपचाप वहां से निकल गया। और रेड ने तुरंत हैमिल्टन को अपना विशेष वकील नियुक्त कर लिया, जो उसके व्यापार से जुड़े सभी विवादों को संभालने के लिए जिम्मेदार था। इसके बाद रेड का विकास रुकने का नाम नहीं ले रहा था। महज 10 साल में वह एक ड्रिलिंग रिग से क्षेत्र का प्रमुख तेल व्यापारी बन गया। लेकिन इंसान की इच्छाएं कभी संतुष्ट नहीं होती और वे और भी लालची होती जाती हैं। अरबपति बनने का सपना देखने वाले रेड के लिए यह बात सच थी। जहां भी मुनाफा नजर आता वह उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता। अच्छी बात यह थी कि उसने कभी भी वह अमीरी का राज नहीं भुलाया, जो उसने शुरुआत में ही एक किसान से सीखा था, दूसरों को साथ लेकर सफलता की ओर बढ़ना। इसलिए भले ही वह अक्सर कर्मचारियों को मशीन की तरह काम में लगाता और उन्हें सांस लेने का भी मौका नहीं देता, लेकिन पैसे और सुविधाओं के मामले में उसने कभी कोई कमी नहीं रखी। हालांकि इंसान का जीवन केवल भौतिक समृद्धि से ही नहीं चलता, उसे मानसिक संतुष्टि भी चाहिए। केवल काम में मिलने वाली उपलब्धि ही नहीं, बल्कि परिवार की गर्माहट और साथ भी जरूरी है। सबके समझने के बावजूद रेड ने इसे नजरअंदाज किया, जिससे बच्चों से उसकी बातचीत सिर्फ पैसे मांगने तक सिमट गई। पत्नी के इशारों को भी उसने रूखेपन से काट दिया। एक दिन सर्वेक्षक ने पास की जमीन में और तेल भंडार की जानकारी दी, जिससे वह $600 अरब का मुनाफा कमा सकता था। लेकिन किसान अपनी जमीन बेचने को तैयार नहीं था, भले ही उन्होंने कीमत बाजार भाव से 3 गुना ज्यादा कर दी थी। मगर रेड के शब्दकोश में असंभव जैसा कोई शब्द नहीं था और वह कभी भी अपने चुने हुए बेहतरीन लोगों को मुश्किलों के सामने हार मानने वाला कायर बनने नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने अपने बिजनेस मैनेजर को सख्त आदेश दिया कि किसी भी हालत में वह जमीन हासिल करनी ही होगी। इसी दौरान वह रिफाइनरी अधिग्रहण की योजना बना रहा है, ताकि पूरी उद्योग श्रृंखला नियंत्रित कर दिग्गजों से मुकाबला कर सके। हैमिल्टन ने उसे जल्दबाजी न करने की सलाह दी, पर उसका इरादा पक्का था। वह नई तकनीक और सुविधाओं में निवेश करना चाहता था, ताकि वह बाजार का नेतृत्व कर शीर्ष पर रहे। फिर वह हैमिल्टन के साथ तेल राजधानी टुल्सा गया और रिफाइनरी मालिक से मिला। वह पहली मुलाकात में रूखा और लालची लगा। उसे लेन देन के लिए अनुपयुक्त पाया गया, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उसने आक्रामक और तीखी बातें की कि हैमिल्टन भी सिर हिलाने लगा। आपकी रिफाइनरी में 1.5 साल पहले विस्फोट में 11 लोग मरे, जिससे प्रतिष्ठा गिरी और कर्ज बढ़ा। साथ ही मुनाफा पिछली तिमाही से 22% कम हो गया। इसलिए अब आपको मेरी जरूरत है, मुझे आपकी नहीं। आशा है कि आप हकीकत को समझेंगे और मुझे दिखावा नहीं दिखाएंगे। कल रात तक का समय आपकी आखिरी मोहलत है। गहरे संकट से बाहर निकलने का मौका लेना है या नहीं, मुझे यकीन है कि आप खुद फैसला कर सकते हैं। यह कहकर वह उठे और बेफिक्री से वहां से चले गए। लेकिन जब वे होटल लौटे तो उन्होंने 1 हफ्ते से भी ज्यादा इंतजार किया, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। चूंकि अगला दिन क्रिसमस था, हैमिल्टन ने सुझाव दिया कि पहले घर जाकर परिवार के साथ त्योहार मनाएं, उसके बाद रिफाइनरी की बात पर विचार करें। लेकिन रेड हार मानने को तैयार नहीं था। मजबूरी में हैमिल्टन को अकेले ही वहां से जाना पड़ा। जब रेड अकेला महसूस कर रहा था, रिफाइनरी मालिक अगले दिन अनुबंध लेकर खुद आए। रेड ने पूछा, आप क्रिसमस के बाद ही क्यों माने? उन्होंने कहा, तुम मुझे अपनी जवानी की याद दिलाते हो, हार ना मानने वाले। मुझे यकीन था कि तुम इंतजार करोगे।
शायद यही है जिसे हम कहते हैं हम ख्यालों की आपसी सराहना। रिफाइनरी के समर्थन के साथ रेड की कंपनी अब अरबों की कंपनी बन गई थी और वह खुद भी स्वाभाविक रूप से अरबपति बन गया। जवानी का सपना आखिरकार सच हो गया। यह एक ऐसी बात थी जिस पर खुशी से चिल्लाया जा सकता था, लेकिन उसके दिल में अजीब सी शांति थी, यहाँ तक कि थोड़ी उदासी भी थी, क्योंकि उसके पास अपनी इस खुशी को बांटने के लिए कोई नहीं था। इतना ही नहीं, जब वह हमेशा की तरह आज के अपने अनुभवों को डायरी में लिख रहा था, तभी उसकी पत्नी हन्ना का अचानक फोन आया, जिसमें उसने बताया कि हैमिल्टन अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत नाजुक है। असल में समय से पहले घर लौटे हैमिल्टन जब अपनी मां के साथ क्रिसमस मनाने के लिए नर्सिंग होम जा रहे थे, तभी अचानक एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनके दोनों गुर्दे फट गए। अगर कोई उपयुक्त अंगदान नहीं मिला तो आगे चलकर उन्हें केवल डायलिसिस के सहारे ही जीवन के बुनियादी संकेतों को बनाए रखना पड़ेगा। रातों रात पहुंचे रीड यह खबर सुनकर लगभग टूट ही गए, क्योंकि हैमिल्टन न केवल उनके पिछले कई वर्षों के सहयोगी थे, बल्कि भगवान द्वारा उन्हें दिया गया सबसे बेहतरीन तोहफों में से एक भी थे। लेकिन उन्होंने पहले कभी इसकी कदर नहीं की थी, और अब जब खोने का डर सामने है तो उन्हें गहरा पछतावा हो रहा है। इसी आत्मग्लानि में डूबे हुए बिस्तर के पास रखी डायग्नोसिस रिपोर्ट ने उनका ध्यान आकर्षित किया। इसके तुरंत बाद उन्हें खुशी हुई कि उनकी रक्त समूह हैमिल्टन से मेल खाता है, यानी वह अपनी किडनी दान कर सकते हैं। वैसे भी एक इंसान एक किडनी के साथ भी जीवित रह सकता है। इसी तरह ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया और समाप्त भी हो गया। बाद में कोई जटिलता भी नहीं आई और दोनों बहुत जल्दी होश में भी आ गए। शायद यह एहसान इतना बड़ा था कि उसका शुक्रिया अदा करना भी छोटा लगता, या फिर धन्यवाद कहना ही बहुत औपचारिक हो जाता। हैमिल्टन ने जब पूरी घटना की शुरुआत और अंत जाना तो बस धीरे से एक गाली दी और फिर बात को काम की ओर मोड़ दिया। यह जानकर कि रेड ने रिफाइनरी खरीद ली और अरबपति बन गया, पर फिर भी खुश नहीं है, उसने दिलासा देते हुए कहा, तुमने अपना वादा पूरा किया है, इसके लिए गर्व और अभिमान महसूस करता हूँ। लेकिन कुरीड ने कहा, अब भले ही मेरे पास बेहिसाब पैसा है, लेकिन मैंने सबसे कीमती चीज खो दी है। मेरे बच्चे में से कोई भी काबिल नहीं निकला। मेरी पत्नी को भी लगता है कि मैंने खुद को खो दिया है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करूं। लेकिन हैमिल्टन की अगली बातों ने उसे फिर से रास्ता दिखाया। पैसा तुम्हारा सपना है, लेकिन तुम्हारी विरासत तुम्हारा परिवार है। तुम्हारी असली दौलत तुम्हारी पत्नी, बच्चे और आने वाली पीढ़ियां हैं। अगर तुम बदलाव लाना चाहते हो तो अभी भी समय है। हैमिल्टन की बातों से चौंककर अस्पताल से छुट्टी मिलते ही रेड ने सबसे पहले एक पारिवारिक बैठक बुलाई। उसने पहले गंभीरता से अपनी पत्नी और बच्चों से माफी मांगी। ये स्वीकार किया कि बीते 20 वर्षों में उसने अपने परिवार की परवाह और प्यार को नजरअंदाज किया। इसके बाद उसने गंभीरता और ईमानदारी से कहा, मैंने और तुम्हारी माँ ने मिलकर यह तय किया है कि अब से कंपनी का सारा मुनाफा एक नए फंड में डाला जाएगा, जिससे हम और भी ज्यादा जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकें। साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि तुम सब अब सिर्फ अपने लिए न जियो, इसलिए मैं अब तुम सबको 1-1 लाख रुपए नकद दूंगा, ताकि तुम अभी से दूसरों को देना सीख सको। लेकिन जैसे ही बच्चों को पैसे मिले, वे सभी उन्हें सिर्फ अपने ऊपर खर्च करने की सोचने लगे। केवल सबसे छोटे बेटे ने पैसे वापस कर दिए और कहा कि उसके पास पहले से ही काफी संपत्ति है, इसलिए बेहतर होगा कि ये 1 लाख रुपए भी फंड में डाल दिए जाएं। रिड ने यह सुनकर बहुत संतोष महसूस किया और तुरंत फैसला किया कि पूरे फंड की जिम्मेदारी सबसे छोटे बेटे को सौंप देगा। जब सबसे छोटे बेटे की मृत्यु हो गई तो यह विरासत उसके पोते जैसन के पास चली गई। हालांकि जैसन के औपचारिक रूप से फंड संभालने से पहले उसे हैमिल्टन की निगरानी में रिड द्वारा छोड़े गए कार्यों को पूरा करना होगा और एक कठिन यात्रा में भाग लेना होगा, जिससे वह जीवन के नियम सीख सके। हालांकि उसने अंततः अपना कार्य अपेक्षा से अधिक अच्छे से पूरा किया और सफलतापूर्वक 20 अरब की संपत्ति का प्रबंधक बन गया। लेकिन उसके जीवित चाचा चाची और बुआओं ने उसकी उत्तराधिकार योग्यता पर सवाल उठाए, यहाँ तक कि मामला अदालत तक पहुंच गया। बुरी बात यह हुई कि जब उसे टिकट मिला, वह रेस्तरां में अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहा था, लेकिन अंगूठी निकालते ही देहाव ने बाधा डाल दी। लाचार होकर उसने गर्लफ्रेंड को घर भेजा और खुद कंपनी जाकर रात भर समाधान पर चर्चा की। उसे नहीं पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड हैती जाकर कैंसर पीड़ित बच्चों की मदद करने का फैसला कर चुकी है और यह यात्रा 6 महीने की होगी। वह उसे यह बताना चाहती थी, पर जैसन को काम में डूबा देख वह कुछ कह न सकी, इसलिए उसने एक प्रेम पत्र छोड़ दिया। जब देर रात जैसन ने पत्र पढ़ा तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कुछ भी बदलना मुमकिन नहीं था। परिणाम को बदलने में असमर्थ जैसन तुरंत हैमिल्टन के पास गया और अपने दिल का दुख साझा किया। लेकिन हैमिल्टन ने कहा, वह हैती गई है, यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बस तुम्हें अब जाकर इसका पता चला है। जैसन ने यह सुनने के बाद भी अपने काम में व्यस्त होने का बहाना बनाकर अपनी गर्लफ्रेंड की उपेक्षा का बचाव करने की कोशिश की। हैमिल्टन को लगा कि अब समय आ गया है कि वह उसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाए, इसलिए उसने जैसन से खुद रीड की डायरी का अनुवाद करवाया। रीड का असाधारण जीवन उसके सामने खुलकर आ गया और इसे पढ़ने के बाद जैसन को तुरंत ही गहरी समझ आ गई। काम और पैसे कमाना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन सच्चा प्यार ही सबसे बड़ी दौलत है। अगर इसे अच्छी तरह से नहीं संजोया तो भविष्य में निश्चित ही पछताना पड़ेगा। इसी तरह जैसन ने पारिवारिक मामलों को हैमिल्टन को सौंपा और हैती रवाना हो गया। वहां उसने अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढा और एक महंगी अंगूठी के साथ घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज किया। मुझे पता है कि मुझमें अभी भी कई कमियां हैं और हाल ही में मैंने तुम्हारी भावनाओं की भी अनदेखी की है। आगे भी मैं ये वादा नहीं कर सकता कि हर पल तुम्हें पहले जैसी खुशी दे पाऊंगा, लेकिन मुझे यह जरूर पता है कि तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं रह जाऊंगा, क्योंकि तुम ही मेरी असली दौलत हो, अब तुम नहीं हो।
अगर तुम मेरा प्रस्ताव ना मानो तो भी मैं तुम्हारे काबिल बनने तक कोशिश करता रहूंगा, तुम्हारे पत्नी बनने तक मैं इंतजार करूंगा। भावुक होने के बावजूद उसने जेसन को अंगूठी पहनाने दी। आखिरकार दोनों प्रेमी एक हुए। शादी की रस्म पूरी होने के बाद जेसन ने अचानक हवा में हाथ से आभार सूची बनानी शुरू कर दी। यह भी उन जीवन सिद्धांतों में से एक था जो उसने रेड की डायरी से सीखा था। रोज 10 आभार वाली चीजें लिखना। रेड ने यह आदत टेक्सास की ट्रेन में एक सहयात्री अश्वेत व्यक्ति से सीखी थी। तब वह इसे तुच्छ मानता था क्योंकि उसे लगता था कि दुनिया में आभार लायक कुछ नहीं है। वह गरीब था और अक्सर उपेक्षित रहता था, पर उसे बताया गया कि सब कुछ है, बस तुमने नजरअंदाज किया है। अगर तुम सिर्फ खोई हुई चीजों की परवाह करोगे तो खुश कैसे रहोगे? क्यों ना अभी से हर छोटी बात का आभार माने। यकीन मानिए, जल्द ही आपकी खुशियां कई गुना बढ़ जाएंगी। सुपर लाइफ एक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल लैंडन जूनियर ने किया है और इसमें मुख्य भूमिकाओं में लोगन बार्थोलोम्यू और ड्रू वॉटर्स हैं। ये फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी। अरबों की संपत्ति विरासत में मिलने पर भी जेसन को उम्मीद जैसी खुशी नहीं मिली। इसके बजाय वह पारिवारिक कलह, व्यापारिक दबाव और भावनात्मक संकट में उलझ गया। अच्छी बात यह रही कि निराशा में उसे रेड की डायरी मिली जिसमें उसके गरीब से अरबपति बनने का सफर दर्ज था। डायरी में लिखा था कि सफलता के बाद खालीपन महसूस होने पर उसने जीवन का उद्देश्य कैसे पाया। जिंदगी अक्सर ऐसी ही है। आधे जीवन हम भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं और अपनों को नजरअंदाज कर देते हैं। जब सब कुछ मिल जाता है या मौत करीब आती है तब एहसास होता है कि धन दौलत बाहरी चीजें हैं जिन्हें साथ नहीं ले जाया जा सकता। इसीलिए जागरूक होकर रेड ने विरासत को पुनर्परिभाषित किया कि असली विरासत पैसा नहीं बल्कि जीवन मूल्य है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि धन दौलत महत्वहीन है। आखिरकार जीवन की ज्यादातर समस्याएं कहीं न कहीं पैसे से ही जुड़ी होती हैं। तो फिर संपत्ति कैसे बनाई जाए? रेड ने भी अपने अनुभव से यह दिखाया कि तुरंत फैसला लेना और लगातार कार्य करते रहना ही किस्मत बदलने की पहली असली सीढ़ी है। सिर्फ सपने देखना, कल्पना करने जैसा ही है। केवल तभी सामाजिक दीवारें तोड़ी जा सकती हैं जब अपने इरादों को रोजमर्रा की लगातार मेहनत में बदला जाए। दूसरी बात, असली सफल लोगों की सोच ये होती है कि वे हमेशा अगुवाई करना चुनते हैं, न कि सिर्फ दूसरों के पीछे चलते हैं। वरना जब दूसरे लोग मांस खा रहे होंगे तब तुम्हें सिर्फ सूप ही मिलेगा। इसलिए चाहे आप किसी भी पद पर हो, नेतृत्व की भावना विकसित करना जरूरी है। यही मुश्किल हालात से बाहर निकलने की असली कुंजी है। बेशक असली शानदार जीवन इस बात में नहीं है कि आपके पास कितने पैसे हैं, बल्कि इसमें है कि क्या आप सच में वैसे जी रहे हैं जैसा आप हमेशा से चाहते थे। यह इस बात में नहीं है कि आप कितनी ऊंचाई पर खड़े हैं, बल्कि इसमें है कि क्या आप अब भी याद रखते हैं कि आपने शुरुआत क्यों की थी। कामना है कि हम सब साहस के साथ अपने सपनों का पीछा करें, लेकिन कभी रास्ता न भूलें। खूब पैसे कमाएं, लेकिन हमेशा घर की दिशा याद रखें। तो आज की फिल्म की चर्चा यहीं समाप्त होती है। आप सभी का लाइक, कमेंट और शेयर करने के लिए स्वागत है। मैं हूँ शार्क और आपकी अगली मुलाकात का इंतजार करूंगा।